Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Yash Jain, आपका chemistry teacher. So in this class we will study equilibrium. ठीक है, हम equilibrium के बारे में पढ़ेंगे और इसी क्लास में हम equilibrium को खत्म करेंगे. ठीक है, equilibrium हमको दो पार्ट में पढ़ना है, chemical equilibrium और ionic equilibrium. इस क्लास में हम chemical equilibrium पूरा खत्म कर देंगे. ionic equilibrium नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे. ठीक है, so let's start now. So अब इक्विलिब्रियम होता क्या है? ठीक है, एक लिटरल मीनिंग मैं आपको बताता हूँ कि इक्विलिब्रियम की लिटरल मीनिंग क्या होती है? बैलेंस्ड. ओके, अगर आप इक्विलिब्रियम सर्च करोगे गूगल पे तो आपको क्या मिलेगा? बैलेंस. ओके, तो इक्विलिब्रियम मतलब होता है बैलेंस. तो वही हम पढ़ने वाले हैं कि जब रिएक्शंस क्या होती है? बैलेंस हो जाती है. ठीक है, तो अब इक्विलिब्रियम समझेंगे कैसे हम. तो एक रिएक्शन लेते हैं. पहले मेरे पास कोई रिएक्शन है, A प्लस बी गिव्स C. ठीक है, अभी इरिवर्सिबल रिएक्शन का साइन बताया मैंने. ठीक है, अब क्या है यहां पर, अगर कोई टाइम जीरो पे एट टाइम t0 मतलब कि रिएक्शन, हम इक्विलिब्रियम में क्या यूज करते हैं? टाइम यूज करते हैं. t0 t इक्वल्स टू t डैश. तो ये कब यूज करते हैं? t0 मतलब कि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, जस्ट हमें अभी रिएक्टेंट्स को मिक्स करने वाले हैं हम. ठीक है, रिएक्टेंट्स अलग अलग ले रखे हैं. ये अगर हम ले रखा है 5 मोल, 5 मोल ले रखा है A एंड 5 मोल ले रखा है B, दोनों को मिक्स कर दिया. अब कुछ टाइम के बाद तो उसको लिखते हैं आफ्टर सम टाइम. तो आफ्टर सम टाइम लिखेंगे. तो आफ्टर सम टाइम हमने क्या देखा कि जो A की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी हो गई? 3 मोल हो गई, और B की भी हो गई 3 मोल. और जो प्रोडक्ट है वो कितना बन गया? पहले तो क्या था? 0 था. अब कितना बन गया प्रोडक्ट? अब बन गया 2 मोल. थोड़ी देर बाद और देखा. ठीक है, अब मैं लिख देता हूं एट टाइम t इक्वल्स टू t डैश. ठीक है, पहले उन्होंने 5 मिनट बाद ऑब्जर्व किया, फिर उन्होंने 10 मिनट बाद ऑब्जर्व किया. तो फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने देखा कि जो A है वो 2 मोल है, B 2 मोल है, और जो C है वो 3 मोल बन गया है. ठीक है, उसके बाद उन्होंने वापस देखा, तो लिख सकता हूं आफ्टर 15 मिनट्स लिख दूं, आफ्टर 15 मिनट्स. ठीक है, आफ्टर 15 मिनट्स उन्होंने क्या देखा कि जो कॉन्सेंट्रेशन थी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कांस्टेंट ही रही, चेंज नहीं हुई. ठीक है, तो मतलब ये 2 मोल ही रहा, ये भी 2 मोल रहा, और ये भी 3 मोल ही रहा. मतलब कोई चेंज ही नहीं आया. कॉम्पोजिशन क्या थी? कांस्टेंट थी. तो उसी पॉइंट को, जहां पे कॉम्पोजिशन कांस्टेंट हो जाती है, उसी पॉइंट को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम पॉइंट. क्या बोलते हैं? उसी पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट. इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब जहां पे क्या हो गई? रिएक्शन बैलेंस हो गई. तो इक्विलिब्रियम से हम क्या बोल सकते हैं कि रिएक्शन रुक गई है, कि ये रिएक्शन क्या रुक गई है? क्या ये रिएक्शन रुक गई है? बट नहीं, मतलब हमको लग रहा है ना, देखो देख के तो ऐसे लग रहा है कि रिएक्शन रुक गई है, बट ये रिएक्शन रुकती नहीं है. क्या हो रहा है इस रिएक्शन में? अगर एट टाइम t इक्वल टू t डैश पे देखें हम, इसके बाद क्या होगा? जो C है वो वापस A और B में प्रेजेंट, A और B में कन्वर्ट होगा, और जो A और B है वो वापस C में कन्वर्ट हो जाएंगे, ड्यू टू विच कॉम्पोजिशन कांस्टेंट हो जाएगी. मतलब बाहर से ऐसा लग रहा है कि कॉम्पोजिशन कांस्टेंट, तो रिएक्शन नहीं चल रही है, बट एक्चुअली इनसाइड अगर हम देखें तो रिएक्शन चल रही होती है. मतलब कि अगर ये 3 मोल से वापस कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, अगर मैं बताऊं वापस कि अंदर इंटरनली क्या हो चल रहा होता है रिएक्शन में, कि अगर ये 3 मोल से वापस कन्वर्ट होगा तो क्या बनेगा? A जो है वो वापस बन जाएगा A प्लस बी. अभी क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि C वापस कन्वर्ट हो रहा है, तो हम रिवर्सिबल का साइन बनाएंगे. ठीक है, यहां पर A प्लस बी गिव्स C. तो अब ये वापस 3 मोल से क्या बन गया? 2 मोल से वापस बन गया 3 मोल, और ये भी बन गया 3 मोल, और ये 1 मोल में 1 मोल डिकम्पोज हुआ है, तो क्या बन गया? 2 मोल बन गया. बट क्योंकि यही इक्विलिब्रियम पे है, तो ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, और ये वापस हो जाएगा 2 मोल, 2 मोल, और ये हो जाएगा 3 मोल. मतलब कि जो चेंज है इक्विलिब्रियम के बाद, जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है. मतलब अगर ये 2 से 3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये वापस 2 से 3 में कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट है, मतलब 2 से 3 में कन्वर्ट हो रहा है, और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट मतलब 2 से 3 में कन्वर्ट हो रहा है, वो क्या हो गई? इक्वल हो गई एट इक्विलिब्रियम. तो हमने 2 पॉइंट्स यहां से हमको पता लगे कि एट इक्विलिब्रियम क्या क्या होता है. एक तो हमको पता लगा कि कॉम्पोजिशन जो होती है ना वो कांस्टेंट हो जाती है. कॉम्पोजिशन कांस्टेंट हो गई. हमको क्या पता लगा कि कॉम्पोजिशन कांस्टेंट हो गई, तो हम क्या लिख सकते हैं? एट इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन कांस्टेंट. और कॉम्पोजिशन किसकी? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की. अगर कॉम्पोजिशन कांस्टेंट है, इसी को इक्विलिब्रियम की भाषा में क्या बोलते हैं? कांस्टेंसी बोलते हैं. ठीक है, इसको बोलते हैं कांस्टेंसी इन कंपोजिशन. ठीक है,
आपको ये सारे वर्ड्स एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएंगे। कॉन्स्टेंसी इन कंपोजिशन। सेकेंड अगर बात करें, सेकेंड में क्या हो रहा है कि इक्विलिब्रियम के बाद भी वो रिएक्शन रुकी नहीं है। क्या हो रहा है, चेंज इक्वल चेंज हो रहा है, मतलब ये 2 से 3 में जा रहा है, फिर वापस ये 3 से 2 में जा रहा है, मतलब चेंज कितना का हो रहा है, 1 मोल का चेंज हो रहा है। मतलब क्या हो गया कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो हमको दो चीजें पता लगी कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, दो चीजें होती है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम के बाद भी रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन इज नॉट डेड। क्या बोल सकते हैं कि रिएक्शन इज नॉट डेड, रिएक्शन इज नॉट डेड। तो मतलब रिएक्शन चल रही है, उसको बोलते हैं, उस वर्ड को बोलते हैं इट इज डायनामिक। ठीक है, रिएक्शन इज नॉट डेड, इट इज डायनामिक, इट इज डायनामिक। दैट्स वाई जो इक्विलिब्रियम हम पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, वो पढ़ते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। उस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब जो इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है वो क्या होनी चाहिए, क्या इरिवर्सिबल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम होगा? तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस में नहीं होगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हमेशा किस में होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन में। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शंस में होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बैलेंस होता ही नहीं है, रिएक्टेंट पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। तो इक्विलिब्रियम के लिए तीसरी कंडीशन क्या हो गई, रिएक्शन शुड बी रिवर्सिबल, रिएक्शन शुड बी रिवर्सिबल। सो दिस इज द जस्ट द बेसिक पोर्शन ऑफ द इक्विलिब्रियम जो कि बहुत अच्छी तरह आना चाहिए आपको। तो क्या क्या होता है इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे कंपोजिशन कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, रिएक्शन नहीं रुकती है, बट चेंज जो होता है वो इक्वल हो जाता है। इसकी वजह से बाहर से हमको लगता है कि रिएक्शन रुक गई है। चेंज मतलब कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। और ये कौन सी रिएक्शंस पे होगा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम हमेशा रिएक्शंस में होगा, रिवर्सिबल रिएक्शंस में होगा। और क्योंकि हमने बोला कि जो रिएक्शन है वो रुक नहीं रही है, डेड नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज डायनेमिक। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, ये बेसिक पार्ट है इक्विलिब्रियम का। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्राफ, कि ग्राफ कैसे बनाएंगे हम इक्विलिब्रियम के। हमने क्या पढ़ लिया इक्विलिब्रियम में क्या होता है। ठीक है, अभी डेफिनेशन बताया था आपको मैं कि द स्टेट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन होनी चाहिए इन विच द अपोजिंग रिएक्शंस अकर एट द सेम रेट। अपोजिंग रिएक्शन मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन जो होनी चाहिए, उन दोनों की रेट सेम रेट होनी चाहिए, एंड द कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। ठीक है, और रिएक्शंस की जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब जो रिएक्शंस है डिफरेंट रिएक्शंस में डिफरेंट टाइम पे इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है। ठीक है, हमारे पास 3 रिएक्शंस हो सकती है, या तो ऐसी रिएक्शंस हो जिसमें इक्विलिब्रियम एकदम लास्ट में, जब रिएक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो। तो फर्स्ट रिएक्शन कैसे हो सकती है, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। ठीक है, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। ठीक है, पहला जो हमारा केस है वो कैसा है कि ऐसी रिएक्शन है जिसमें इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हुआ, बट कब अटेन हुआ, जब रिएक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। तो उस केस में इक्विलिब्रियम को एक्सपेरिमेंटली निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वी कांट कैलकुलेट इक्विलिब्रियम एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, पॉइंट। ठीक है, अब मैं इक्विलिब्रियम को कैसे लिख रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इक्विलिब्रियम एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, दूसरा केस क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, मतलब बहुत ही कम प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही क्या हो गया, रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया। तो हम लिख सकते हैं ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, स्मॉल अमाउंट प्रोडक्ट फॉर्म एंड देन इक्विलिब्रियम अटेन्ड, and then equilibrium attained। ठीक है, और तीसरा केस क्या हो सकता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें इक्विलिब्रियम अटेन तो हुआ, किस टाइम पे हुआ, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑलमोस्ट इक्वल थी। ठीक है, तो तीसरा केस क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स
ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट इक्वल, तो उस केस पे हम इक्विलिब्रियम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट इक्वल, तो इसमें क्या लिखेंगे कि इस केस में इक्विलिब्रियम जो होगा वो इजीली हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैन इजीली डिटरमाइन इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की ऑलमोस्ट इक्वल है, उसके बाद इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है। मतलब 50% हम मान सकते हैं कि जब 50% रिएक्शन हुई है उसके बाद इक्विलिब्रियम आया है, उसके बाद देयर विल बी नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। तो ये 3 केसेस हो सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ग्राफ। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है, मान लेते हैं हमारे पास है A + B गिव्स C + D। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें प्रॉपर्टी आने वाली इक्विलिब्रियम की ध्यान से देखना। देखो, हम पहले फॉरवर्ड रिएक्शन का ग्राफ बनाते हैं कि अगर रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड जा रही है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो फॉरवर्ड भी जाएगी और बैकवर्ड भी जाएगी, तो हम पहले फॉरवर्ड का ग्राफ बनाते हैं। तो देखो, हम ग्राफ बनाएंगे किसके बीच में, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो हम क्या पहले फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ग्राफ बना रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के साथ बनाएंगे। ठीक है, अब फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब हमारे पास स्टार्टिंग में क्या है, हमारे पास स्टार्टिंग में सिर्फ A + B है, C + D तो हमारा धीरे धीरे बनेगा, तो C + D तो यहां से स्टार्ट होगा 0 से, A + B हमारे पास है, तो A + B की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। ठीक है, A + B धीरे धीरे क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब A + B की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, A और B की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। जब धीरे धीरे डिक्रीज होगी तो क्या होगा, C + D बनता जाएगा, तो C + D धीरे धीरे स्लोली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और उसके बाद कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, ये क्या है हमारा C और D की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो जब हमारी दोनों ही प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, इक्वल हो गई, कांस्टेंट हो गई, इक्वल नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्वल नहीं होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम पे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं होती है, कांस्टेंट होती है। इक्वल हो भी सकती है, कुछ केसेस में क्या होता है इक्वल भी हो जाती है, कुछ केसेस में इक्वल नहीं होती है। तो ये ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि इक्वल होगी, हम बोल सकते हैं कांस्टेंट होगी। तो इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे क्या हो गया, जो कॉन्सेंट्रेशन है कांस्टेंट हो गई, मतलब क्या हो गया, हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। तो हम बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब हम सेम रिवर्स रिएक्शन का बना सकते हैं, मतलब जब C + D से A + B बन रहा है, तो हम क्या बनाएंगे, अब C + D से A + B का ग्राफ बनाएंगे। तो हम बना लेते हैं। तो किसके बीच में बना रहे हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में। तो अब क्या है, C + D रिएक्टेंट है। ठीक है, तो मतलब C + D हमारे पास स्टार्टिंग में बहुत सारा होगा, तो धीरे धीरे C + D की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, और A + B क्या होगा, A + B फॉर्म होगा। ठीक है, सो क्या हो गया यहां पर हमारा C + D हो गया, ये C और D की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, और यहां पर A और B क्या हो रहे हैं, हमारे फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या हो गया, हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कांस्टेंट हो गई, तो हमारा ये पॉइंट जो हो गया वो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या हो गया हमारा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ध्यान से सुनना आप क्या बोल रहा हूं मैं, चाहे रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन जाए या चाहे रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन हो, दोनों में इक्विलिब्रियम जो होगा वो सेम टाइम पर आएगा और सेम कॉन्सेंट्रेशन पे आएगा। ठीक है, तो अगर आप ग्राफ इस साइड से फॉरवर्ड के लिए बना रहे हो या रिवर्स के लिए बना रहे हो, सेम टाइम पर इक्विलिब्रियम अटेन होगा। ठीक है, अनटिल अनलेस यू हैव नॉट यूज द कैटलिस्ट। ठीक है, जब तक आपने कैटलिस्ट यूज नहीं करा है, जब तक इक्विलिब्रियम क्या होगा, सेम टाइम पे अटेन होगा और सेम कॉन्सेंट्रेशन पे अटेन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आपने रिवर्स रिएक्शन करी तो C + D कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी तो तब इक्विलिब्रियम अटेन होगा, ऐसा नहीं होगा। सेम अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जा रहे हो या रिवर्स रिएक्शन के लिए जा रहे हो, इन बोथ द केसेस इक्विलिब्रियम अटेन एट द सेम टाइम एंड एट द सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो मैंने क्या बताया कि जो इक्विलिब्रियम है वो सेम टाइम पे अटेन होगा, चाहे रिएक्शन फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो। ठीक है, अगर हमको कंबाइनली इसका डायग्राम बनाना है, इसका, तो हम कैसे बनाएंगे, हम ऐसे बना सकते हैं,
ठीक है, क्या होगा अगर हम पहले फॉरवर्ड रिएक्शन का बना रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब कि जब A प्लस बी से C प्लस डी बन रहा हो तो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। अब ये बता दिया मैंने, यहां पर क्या है, A प्लस बी है और यहां पे C प्लस डी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यही C प्लस डी के लिए हो जाएगा। ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए यहां पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रही है रिएक्शन इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, हमारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो कांस्टेंट है। सेम ये अगर रिवर्स रिएक्शन के लिए बनाएंगे हम, तो रिवर्स रिएक्शन में क्या है, C प्लस डी हमारा रिएक्टेंट है, तो C प्लस डी हो जाएगा ये, और A प्लस बी हमारा धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कंबाइंड डायग्राम है या कंबाइंड ग्राफ है, किसके बीच में, कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कहां मेंटेन हो रहा है, देखो दोनों केसेस में इक्विलिब्रियम सेम टाइम पे मेंटेन हो रहा है, दैट इज एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो बस ये बताना चाहता हूं मैं कि रिएक्शन चाहे से फॉरवर्ड हो चाहे से रिवर्स हो, इक्विलिब्रियम विल अटेन एट द सेम टाइम, ओके। हमको डिफरेंट इक्विलिब्रियम पढ़ने हैं, ठीक है, फिजिकल स्टेट्स के लिए। पहली फिजिकल स्टेट है सॉलिड लिक्विड टू वेपर इक्विलिब्रियम, और दूसरी हम पढ़ेंगे सॉलिड टू वेपर इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखो लिक्विड टू वेपर मतलब हम मान लेते हैं H2O लिक्विड है हमारे पास, वाटर लिक्विड स्टेट में है, और जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जब हम हीटिंग दे रहे हैं उसको, तो क्या हो रहा है उसमें, धीरे धीरे क्या कन्वर्ट होगी, वो वेपर से कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब जो ये एक्सपेरिमेंट है वो हम एट कांस्टेंट टेम्परेचर कर रहे हैं, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब H2O लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब लिक्विड और वेपर का अमाउंट क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब उस टाइम क्या होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और इक्वल अमाउंट ऑफ वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। सो हम क्या बोल सकते हैं, उस टाइम क्या होगा, रेट ऑफ लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन, ठीक है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन, सो एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, हम लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इक्वल्स टू, अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, वेपर वापस कन्वर्ट होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ वेपर क्या होगा, कन्वर्ट होगा लिक्विड में, तो हम बोल सकते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दिया है, ठीक है। तो अब रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, अभी टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे होगा, तो द टेम्परेचर एट विच rate of evaporation equals to rate of condensation, or we can say solid and liquid are at equilibrium is called boiling point, okay, is called normal boiling point, ठीक है। normal boiling point को इस डिफाइन करेंगे हम, the temperature at which liquid and vapor are in equilibrium is called normal boiling point, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, normal boiling point। अब एक चीज पढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हमारे पास 3 लिक्विड है, ठीक है, अगर हमारे पास 3 लिक्विड है A B C, ठीक है, अगर हम तीनों लिक्विड को हीट कर रहे हैं और सबसे ज्यादा वेपर्स एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, मान लेते हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, हीट कर रहे हैं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, और क्या ऑब्जर्व किया हमने कि A के सबसे ज्यादा वेपर्स निकले, ठीक है, A के सबसे ज्यादा वेपर्स निकले, उसके बाद B के, उसके बाद C के, मतलब A का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। A का वेपर्स, क्योंकि एक A जो है वो कम टेम्परेचर पे ज्यादा वेपर्स फॉर्म कर रहे हैं, उसकी वजह से वेपर प्रेशर, अगर हम वेपर प्रेशर का ऑर्डर लिखें, वेपर प्रेशर का ऑर्डर लिखें, अब मैंने वेपर प्रेशर क्यों बोला उसको, क्योंकि लिक्विड जितने ज्यादा वेपर्स फॉर्म करेगा उतना ज्यादा वो प्रेशर लगाएगा, जितने ज्यादा वेपर्स उतना ज्यादा वेपर प्रेशर, उतना ज्यादा वेपर्स का प्रेशर होगा। तो अगर वेपर प्रेशर का ऑर्डर लिखूं मैं, क्योंकि मैंने क्या बोला कि हमने ऑब्जर्व किया कि ए में सबसे ज्यादा वेपर्स बन रहे हैं, उतना ज्यादा वेपर्स प्रेशर होगा, तो ए विल बी मोर देन बी देन सी। अब अगर ए के इजिली वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है, कम टेम्परेचर पे भी इजिली वेपर्स बन रहे हैं, तो जल्दी से 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिलेटिव ले रहे हैं ना इसको। तो ए जितने ज्यादा वेपर्स फॉर्म करेगा उतनी जल्दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, ठीक है, उतना जल्दी वो क्या होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ए का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच
वेपर प्रेशर विल बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिख लो। कोई भी लिक्विड जो है कब बॉयल होता है, जब जो वेपर प्रेशर होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, जब उस रिस्पेक्टिव लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो अगर इसके वेपर प्रेशर ज्यादा है, अगर ए के वेपर प्रेशर ज्यादा है तो कम टेम्परेचर भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच vapor pressure is equal to atmospheric pressure। ठीक है, atmospheric pressure। ठीक है, तो जितने ज्यादा वेपर प्रेशर उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब ए में हमको सबसे कम बॉइलिंग टेम्परेचर देना पड़ेगा, उसके बाद बी में, और सी का तो वेपर प्रेशर बहुत कम है, मतलब सी का जो वेपर प्रेशर है वो बहुत कम है, तो हमको हाई टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, जिससे कि सी का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर के लिखूं, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, तो वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या था, ए बी सी। बॉइलिंग पॉइंट का क्या हो जाएगा, सी बी ए, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, पूरा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी गैस का अगर कम वेपर प्रेशर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन होता है, और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमको पढ़ना है वो पढ़ना है सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम, मतलब सॉलिड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम। तो हम सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं, जो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है वो है आयोडीन का। ठीक है, हमारे पास क्या है, पहले I2 सॉलिड स्टेट में है, और जब हम इसको हीट कर रहे हैं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो I2 गैस के साथ वो इक्विलिब्रियम पे हो रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, ये एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे होती है। ठीक है, तो ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक बीकर है, उसको हम हीट कर रहे हैं और उसमें आयोडीन के क्रिस्टल्स पड़े हैं। ठीक है, क्या है, आयोडीन के क्रिस्टल्स। अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हम उसको हीट कर रहे हैं, हीट करेंगे तो वेपर जनरेट होंगे। क्या जनरेट होंगे, वेपर जनरेट होंगे। और केमिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, क्योंकि हमको पता है I2 के जो वेपर्स होते हैं उनका कलर क्या होता है, वॉयलेट कलर, तो वॉयलेट कलर के वेपर्स जनरेट हो रहे थे। अब केमिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो वॉयलेट कलर की इंटेंसिटी वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। इंटेंसिटी ऑफ वॉयलेट कलर इंक्रीजेस, बट कुछ देर बाद उन्होंने क्या नोटिस करा कि जो वॉयलेट कलर की इंटेंसिटी थी वो कांस्टेंट हो गई थी। क्या हो गई थी, कांस्टेंट हो गई थी, डिक्रीज नहीं हो रही थी ना इंक्रीज हो रही थी। तो वॉयलेट कलर की इंटेंसिटी क्या हो रही थी, आफ्टर सम टाइम द इंटेंसिटी ऑफ वॉयलेट कलर बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, कुछ देर के बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो इंटेंसिटी थी वॉयलेट कलर की वो इक्वल हो गई, सॉरी कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट हो गई मतलब क्या पता लगा उनको कि उस टाइम जो सॉलिड आयोडीन था वो लिक्विड आयोडीन के साथ इक्विलिब्रियम पे आ गया। ठीक है, इस टाइम पे क्या हो गया, इक्विलिब्रियम अटेन्ड हो गया। मतलब जितना सॉलिड आयोडीन के वेपर्स बन रहे हैं उतना ही वेपर्स कन्वर्ट हो रहा है वापस सॉलिड आयोडीन में। सो एट दैट पॉइंट इक्विलिब्रियम अटेन्ड। सो दैट्स हाउ हम इजीली समझ सकते हैं थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम के बारे में। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, देखो अब उन्होंने केमिस्ट ने बता दिया कि जो इक्विलिब्रियम है वो डायनेमिक है, बट एक्सपेरिमेंटली क्या प्रूफ दिया उन्होंने कि एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूफ करा कि जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है वो डायनेमिक होता है, मतलब कि इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के बाद भी रिएक्शन चल रही है, वो उनको कैसे पता लगा। सो वो हम समझते हैं। तो देखो डायनेमिक इक्विलिब्रियम समझने के लिए, डायनेमिक इक्विलिब्रियम
पढ़ने के लिए उन्होंने किस रिएक्शन का सपोर्ट रिएक्शन का यूज किया, उन्होंने किया हेबर्ट्स प्रोसेस। हेबर्ट्स प्रोसेस क्या होती है? प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, ठीक है। हेबर्ट्स प्रोसेस का उन्होंने यूज करा। रिएक्शन क्या होती है? N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस, ठीक है। उन्होंने रिएक्शन करी, कुछ देर बाद क्या हुआ? इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, तो जो कॉम्पोजिशन थी वो क्या हो गई? NH3 की कांस्टेंट हो गई। कॉम्पोजिशन क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। जबकि जो रिएक्टेंट्स थे वो बचे थे, बट जब कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स क्या थे? बचे थे। जब भी क्या हुई? कॉम्पोजिशन कांस्टेंट हो गई, तो उस पॉइंट पे बोल सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे आ गया। बट अब क्या करा उन्होंने? नेक्स्ट क्या करा? उन्होंने सेम रिएक्शन करवाई बट विथ डिफरेंट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। उन्होंने क्या करा? आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन करा। क्या करा उन्होंने? आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन करा उन्होंने, ठीक है। अब आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन मतलब कि H2 की जगह दूसरा आइसोटोप कौन सा? ड्यूट्रियम, ठीक है। उन्होंने H2 की जगह ड्यूट्रियम यूज करा, तो उसमें उससे क्या पता लगा? उन्होंने सेम रिएक्शन करवाई D2 से, और क्या बन गया हमारे पास? उनके पास बन गया ND3, ठीक है। उनके पास क्या बन गया? ND3 बन गया। तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ देर बाद ये रिएक्शन भी क्या आ गई? इक्विलिब्रियम पे आ गई। मतलब ND3 का जो कॉम्पोजिशन था वो कांस्टेंट हो गया, तो इससे भी कुछ हुआ नहीं। उसके बाद उन्होंने क्या करा? देखो, दोनों रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम आ गया। अब दोनों रिएक्शंस जब इक्विलिब्रियम पे आ चुकी है, उनको क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, ठीक है। दोनों रिएक्शंस को क्या कर दिया? मिक्स्ड द टू रिएक्शंस, ठीक है। दोनों रिएक्शंस को मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद उन्होंने क्या देखा? उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि वापस जो है वो NH3 कॉम्पोजिशन क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। अगेन द कॉम्पोजिशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ NH3 बिकम्स कांस्टेंट, ठीक है। उनकी वापस कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। तो उनको कुछ पता नहीं लगा। उन्होंने क्या करा? जो ये मिक्सचर था ना, उस मिक्सचर का मास स्पेक्ट्रा करवाया, ठीक है। उस मिक्सचर का क्या करवाया? मास स्पेक्ट्रा करवाया। मास स्पेक्ट्रा क्या होता है? मास स्पेक्ट्रा करवाते हैं हम मास स्पेक्ट्रोमीटर से। मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? मास स्पेक्ट्रोमीटर से हमको पता लगता है कि जो मिक्सचर है उसमें कितने अलग अलग तरह के आयंस प्रेजेंट है। वो कैसे पता लगता है? वो हमको उनके मास को एनालाइज करके पता लगता है, क्योंकि हमारे को मास स्पेक्ट्रा से स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस होता है। उस स्पेक्ट्रा में डिफरेंट मास की पीक्स आती है। उससे हमको पता लगता है कि कितने डिफरेंट नंबर ऑफ मास के आयंस प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये स्पेक्ट्रा को एनालाइज करा। उनको क्या पता लगा? उनको पता लगा कि वहां पे मिक्सचर में, ठीक है, उनको पता लगा कि मिक्सचर में क्या क्या प्रेजेंट है। मिक्सचर में प्रेजेंट है NH3, NH2D, NHD2, ठीक है, ND3, और क्या प्रेजेंट है? और प्रेजेंट है H2, HD और D2। मतलब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि मिक्सिंग हो गई आइसोटॉप्स की, ठीक है। जो आइसोटॉप्स थे उनकी क्या हो गई? मिक्सिंग हो गई। मतलब इक्विलिब्रियम के बाद भी क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रही है। वो क्या बता सकते हैं? क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? कि जो इक्विलिब्रियम है उसके बाद भी रिएक्शन हो रही है। क्या हुआ? ये हो गई मिक्सिंग ऑफ आइसोटॉप्स। मिक्सिंग ऑफ आइसोटॉप्स हो गया। और इससे क्या बोल सकते हैं वो? कि इक्विलिब्रियम के बाद भी रिएक्शन रुक नहीं रही है, रिएक्शन चल रही है। इसी वजह से तो क्या हो रहा है? मिक्सिंग हो गई आइसोटॉप्स की। आइसोटॉप की मिक्सिंग हो गई, तो उन्होंने क्या बोला? कि रिएक्शन इज नॉट डेड, इट इज डायनामिक। डेड, इट इज डायनामिक। So that's how they have proved that the reaction in equilibrium is dynamic in nature, not static. Okay, so through Haber's process they have proved this. तो ये जो पार्ट था वो बेसिक था एकदम। अब हम पढ़ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो अर्ली डेज ऑफ केमिस्ट्री में लॉ आया था, और ये किसने दिया था? दो साइंटिस्ट थे, नॉर्वेगियन साइंटिस्ट थे, गोल्डबर्ग एंड वागे, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स के, ठीक है।
क्या बोला इसने कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव masses ऑफ रिएक्टेंट्स। अब देखो, जब ये जो लॉ था वो अर्ली डेज में दिया था, तो उस टाइम जो एक्टिव मास था ना, ये देखो मैंने वर्ड यूज करा है एक्टिव मासेस। ये एक्टिव मासेस कुछ नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। इन टुडेज वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री हम एक्टिव मास को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो एक्टिव मास कुछ नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन ही है, ठीक है। एक्टिव मास और कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब ये देखो उन्होंने प्रूफ कैसे किया, तो देखो एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। एक बॉक्स में एक मॉलिक्यूल ए है, एक मॉलिक्यूल बी है, और हम मान लेते हैं फर्स्ट कंडीशन के केस 1, ए मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल और बी का एक मॉलिक्यूल है। तो हम बोलते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन क्या होगा, पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन। पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में कोलिजन होगा सिर्फ, तो 1 into 1 ही हो सकता है, दैट इज 1। अगर हम केस 2 की बात करें तो कोलिजन कैसे हो सकता है, हम मान लेते हैं कि ए के 2 मॉलिक्यूल है और बी के भी 2 मॉलिक्यूल है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा, 2 into 2 4। या तो ये इससे करेगा, या इससे करेगा, ये इससे करेगा, या ये इससे करेगा, तो 4 पॉसिबिलिटीज हो गई हमारी कोलिजन्स की। केस 3 में हम मान लेते हैं कि हमारे ए के मॉलिक्यूल तो 2 ही हैं, बट बी के मॉलिक्यूल 3 हो गए, तो हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 into 3 6। तो हमारी पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन क्या हो गई, बढ़ गई। फोर्थ पॉसिबिलिटी हम देखते हैं, जब ए के 3 मॉलिक्यूल हो जाए और बी के भी 3 मॉलिक्यूल हो जाए, तो हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 3 into 3 9, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसमें 9 पॉसिबिलिटीज की तरह 9 अलग अलग डिफरेंट कोलिजन्स हो सकते हैं। तो ये हमारा केस 4 है, ठीक है। अब इसको हमको इससे क्या पता लग रहा है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स की अमाउंट बढ़ रहा है, एक्टिव मास बढ़ रहा है या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, कोलिजन की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, और जितने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे, आपको पता है जितने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो क्या प्रूफ क्या मिला हमको कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक रिएक्शन है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास रिएक्शन है A + B, रिवर्सिबल रिएक्शन है, गिव C + D। तो अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन के लिखे, ठीक है, तो हमारी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AB। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, इक्वल्स टू K। देखो रेट फॉरवर्ड रिएक्शन की है ना, तो RF लिख दिया, कांस्टेंट कैसे लगाया, KF लगाया, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, और हमारा बन जाएगा AB। बट हम तो क्या पढ़ रहे हैं, हम तो इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड रिएक्शन भी होती है और रिवर्स रिएक्शन भी होती है, तो रिवर्स रिएक्शन के लिए लिखना पड़ेगा। तो हमारी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होगी। अब रिवर्स रिएक्शन में देखो, रिवर्स रिएक्शन में तो हमारी उल्टी रिएक्शन है, तो हमारा ये रिएक्टेंट बन जाएगा, क्योंकि क्या बोलता है एक्टिव मास का लॉ, क्या बोलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है किस पे प्रोपोर्शनल है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स कौन बन गया, अब C और D बन गया, तो हमारा बन जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C and D। तो प्रोपोर्शनल साइन हटा दो, इसको लिख देंगे R मतलब रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स को आप बैकवर्ड बोल सकते हो, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा KR, ठीक है, ये क्या आता है KR, ठीक है, और K होता है छोटा, अभी बाद में आएगा बड़ा वाला, ठीक है, वो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये अभी छोटा ही है, ये हो जाएगा CD, ठीक है। ये हो गया हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखेंगे, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, तो हम एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम हमको पता है कि हमको पता है, हाँ हमको क्या पता है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल होती है, मतलब RF इक्वल होगा RR के, RF इक्वल हो जाएगा RR के। RF क्या है, RF है KF AB, KF AB, RR क्या है KR CD। बस अब A और B को इधर ले जाओ और KF अपॉन KR कर दो, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट अपॉन
रिवर्स रिएक्शन कांस्टेंट विल बी इक्वल टू सी डी अपॉन ए बी, ठीक है, सी डी अपॉन ए बी। और ये के एफ अपॉन के आर क्या होता है, के एफ अपॉन के आर इज नथिंग बट के सी, एंड के सी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के सी क्या हो जाएगा हमारा, जो हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, वो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। के सी इज के एफ अपॉन के आर विच इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये तो मैंने इस रिएक्शन के लिए लिखा, ठीक है। अब हम जनरल रिएक्शन के लिए देखते हैं कि जनरल रिएक्शन के लिए हम केसी की वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं। क्या पढ़ लिया हमने इस रिएक्शन के लिए केसी कैसे डिफाइन करते हैं, वो कर लिया। अब देखो यहाँ पे तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सबके 1 1 है। अगर मेरे पास रिएक्शन ऐसी हो A प्लस 2B गिव्स C, ठीक है, अगर ये रिएक्शन हो तो मैं कैसे लिखूंगा केसी की वैल्यू, केसी हो जाएगा, एक तो C है मेरे पास, एक मेरे पास A है, और मेरे पास कितने मोल्स है, B के 2 मोल्स, तो B 2 बार लिखूंगा मैं, क्योंकि कोलिजन कितना होगा 2 × 2, तो 2 बार B लिखूंगा मैं। तो मतलब B का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, B का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। मतलब कि जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं केसी में क्या हो जाएगा, वो उसकी पावर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समझ आ रहा है। अगर 2 मोल्स है B के तो B का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सेम हम अब जनरल लिखते हैं, अगर हमारे पास रिएक्शन है AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, तो हमारे पास केसी क्या हो जाएगा, केसी हो जाएगा C की पावर, देखो C के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, C, तो C की पावर C, D की पावर स्मॉल d, A की पावर, A के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, स्मॉल a, तो स्मॉल a और B की हो जाएगी स्मॉल b। सो दैट्स हाउ यू हैव टू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ Kc, ठीक है। अब Kc क्या है, Kc है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ये किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। बट अगर हमारे पास रिएक्शन जो है वो गैसियस स्टेट में होगी, तो गैसियस स्टेट में हम किसको देखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को नहीं देखते, प्रेशर को देखते हैं। तो प्रेशर के टर्म्स में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो होता है Kp, क्या बोलते हैं उसको हम, Kp। सेम है, बस ये जब प्रेशर को आप जब प्रेशर के टर्म्स में लिख रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ Kp, ठीक है। तो ये होता है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर मतलब प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस, ठीक है। अगर आपने हाइड्रोजन N2 को मिक्स कराए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 होगा, ठीक है। तो Kp कब होता है, Kp इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर डिफाइन होता है और Kc इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन होता है। सो नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है, नेक्स्ट हमको पढ़ना है Kc और Kp की प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब देखो हम Kc ले लेते हैं, Kc और Kp दोनों की सेम ही होगी प्रॉपर्टीज। तो जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, चाहे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कम हो या ज्यादा हो, Kc की वैल्यू सेम ही रहेगी। तो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की तो होती नहीं है ना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ रिएक्टेंट की होती है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, Kc और Kp जो है वो सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने पे ही चेंज होता है, ठीक है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, ठीक है। चाहे आप प्रेशर चेंज कर लो, चाहे आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर लो, Kc और Kp विल रिमेन सेम, ठीक है। Kc और Kp में कोई चेंज नहीं आएगा, बट अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो Kc चेंज हो जाएगा। तो Kc डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, Kc और Kp डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, थर्ड प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी हमको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हमारे पास क्या है, H2 है प्लस I2 है गिव्स HI, ठीक है। पहले तो हम बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को, ये हो जाएगा 2HI, ठीक है। इसके लिए Kc लिख सकते हैं इजीली, Kc हो जाएगा HI का होल स्क्वायर अपॉन H2 और हो जाएगा हमारा I2, ठीक है। अगर मैंने इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो रिवर्स के लिए Kc क्या होगा, अब देखो अभी तो ऐसे लिखा हुआ है, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं 2HI, अब मैं क्या कर रहा हूं, उसको रिवर्स कर रहा हूं, ठीक है। रिवर्स के लिए हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, रिवर्स के लिए लिखेंगे 2HI गिव्स H2 प्लस I2, ठीक है। अब इसके लिए मैं लिख देता हूं Kc डैश, ठीक है। Kc डैश क्या हो जाएगा,
अब हो जाएगा H2I2 अपॉन HI का स्क्वायर। मतलब ये किसके इक्वल है, ये जो है वो किसके इक्वल है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये वापस ये बन जाएगा। मतलब मैं क्या करूं, इसको उल्टा कर दूंगा, मतलब HI का होल स्क्वायर और H2I2 को नीचे लिख दूंगा। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, H2I2 को HI स्क्वायर के नीचे लिख दिया। अब ये क्या बन गया, HI स्क्वायर अपॉन H2I2, ये बन गया KC। तो मैं लिख सकता हूं ये हो जाएगा 1 अपॉन KC। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, वो किसके रेसिप्रोकल होगा, KC के। KC क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है, जब हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखो सेम रिएक्शन को लेता हूं मैं, सेम यही रिएक्शन है मेरी, और मैं इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं 2 का। अगर इसे मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा 2 का तो 2H2 बन जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय 2। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर रहा हूं। तो ये बन जाएगा 2H2, ये बन जाएगा 2I2 और ये बन जाएगा 4HI। तो अब मैं KC की वैल्यू लिखूं, KC की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए, हो जाएगा HI होल 4 अपॉन H2 होल स्क्वायर और I2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगी। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, और HI को लिख देता हूं 2 की स्क्वायर का स्क्वायर। HI की पावर क्या है, 4 है, तो मैं लिख देता हूं 2 का स्क्वायर, HI का स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो मैंने क्या लिखा है, देख लो अच्छी तरह। और ये मैं लिख देता हूं H2, ये मैं क्या लिख देता हूं, H2 I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, H2 I2 का होल स्क्वायर। अब देखो जो ये पार्ट है, वो क्या है, वो तो सेम KC के इक्वल है, HI स्क्वायर अपॉन H2I2। मतलब ये क्या हो गया, KC, और KC का क्या है, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा KC स्क्वायर। तो ये KC डैश मान लेते हैं, तो ये KC डैश क्या हो जाएगा, KC स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। मतलब जब भी हम किसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करें रिएक्शन को, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, जब भी हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें रिएक्शन को, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, उस नंबर की पावर से रेज्ड हो जाएगा। ठीक है, उस नंबर की पावर से रेज्ड हो जाएगा। सिंपल, अगर मैं उसको हाफ से मल्टीप्लाई करता, तो हमारा KC डबल डैश क्या बन जाता, KC की पावर हाफ बन जाता, अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करता। ठीक है, तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। तो ये 4 ही प्रॉपर्टीज जो आपको पता होनी चाहिए KC के बारे में, जिसमें से ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट हमको देखना है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रिया क्यों बोला, क्योंकि जब एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम होते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम मतलब प्लूरल के लिए यूज कर रहे हैं। तो होमोजीनियस इक्विलिब्रिया क्या होता है, देखो होमोजीनियस इक्विलिब्रिया, होमोजीनियस मतलब जब सारे जो भी प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स हैं वो सेम फेस में होंगे। ठीक है, किसमें होंगे, सेम फेस में होंगे जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स। तो आप कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं, N2 गैस कोई भी हेबर्स प्रोसेस की गिव्स 2NH3 गैस। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, KP लिखेंगे, क्योंकि गैसेस रिएक्टेंट्स और गैसेस प्रोडक्ट्स हैं, तो हम KC ना लिख के हम KP लिख देते हैं। तो हम KP लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, KP इक्वल्स टू प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3। तो देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 ऐसे लिखेंगे, P ऑफ NH3 होल स्क्वायर अपॉन P ऑफ N2 मल्टीप्लाइड बाय P ऑफ H2 होल क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा हो गया होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। अब मेरे को इसी को KC में लिखना है। अगर मेरे को KP और KC के बीच में रिलेशनशिप निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखो हमको पता है आइडियल गैस से कि PV इक्वल्स टू क्या होता है, nRT होता है। अगर मैं लिखूं P इक्वल्स टू N अपॉन VRT, ठीक है,
अब हमको सबको पता है कि हमने मोल कांस्टेंट पढ़ रखा है, N/V क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो N/V हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन RT, तो हमारा P क्या हो गया, CRT के इक्वल हो गया। C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी स्पीशीज, R गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब हम यही वैल्यू उसमें रख देते हैं, ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब हम कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं, AA प्लस BB गिव्स C प्लस DD, ठीक है। अब हमको पता है हम KP कैसे लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए, KP हो जाएगा PCC PDD PA स्मॉल a की पावर और PB स्मॉल b की पावर, ठीक है। अब मुझे पता है प्रेशर को किस लिख सकता हूं मैं, CRT लिख सकता हूं, मतलब C को क्या लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C को लिखूंगा ब्रैकेट में, C की पावर क्या है, C है, और RT की पावर भी C हो जाएगी। मैं PC की जगह लिख रहा हूं CRT लिख रहा हूं, और PC के साथ क्या है, पावर है C, तो PCC RT लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, D के साथ भी ऐसे हो जाएगा, D की पावर D RT की पावर D अपॉन सेम फॉर प्रेशर PA और PB के लिख रहा हूं मैं, तो A ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, RT कॉमन ले लेते हैं, RT की पावर क्या हो जाएगी, A प्लस B, और वहां पे हो जाएगी C प्लस D, CC DD, ये हो जाएगा AA, ये हो जाएगा BB, और RT की पावर हो जाएगी यहाँ पे C प्लस D, और यहाँ पे हो जाएगी A प्लस B, ठीक है। अब RT कॉमन है, बेस कॉमन है, तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, मतलब C प्लस D माइनस A प्लस B हो जाएगा। और ये क्या है, ये हमारा कुछ नहीं है बट KC है, ठीक है, दिस इज नथिंग बट KC, ठीक है। इसको किसके को लिख सकता हूँ, KC के को लिख सकता हूँ, तो KC ये क्या हो जाएगा, RT की पावर क्या हो जाएगी, C प्लस D माइनस, देखो माइनस के बाद ब्रैकेट लगाना है, माइनस A प्लस B, ठीक है, ब्रैकेट दोनों के बाहर है। तो अब C प्लस D माइनस A प्लस B को बोलते हैं डेल NG, क्योंकि हमारा फॉर्मूला आ जाएगा KCRT डेल NG, ठीक है। ये भी पूछा हुआ है नीट के एग्जाम में, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, याद रहेगा। KP इक्वल्स टू, ऐसे हम डिराइव करते हैं इसको, KP इक्वल्स टू KCRT डेल NG। यहाँ पे डेल NG क्या है, डेल NG हमारा C प्लस D माइनस A प्लस B। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स, और ये क्या है, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स, मतलब डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। सो डेल NG क्या हो गया, डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यह वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डेल NG क्या होगा, डेल NG किसके लिए डिफाइन हो रहा है, सिर्फ गैशियस रिएक्टेंट्स और गैशियस प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। तो डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स एंड गैशियस प्रोडक्ट्स। ओके, सो डेल NG इज फॉर गैशियस रिएक्टेंट्स एंड फॉर गैशियस प्रोडक्ट्स। सो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सो अगर हम इस रिएक्शन के लिए, हेबर्स प्रोसेस की रिएक्शन के लिए अगर हम डेल NG निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हमारा डेल NG हो जाएगा 2 क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, माइनस 1 प्लस 3, 1 प्लस 3, तो 2 माइनस 4 दैट इज -2। तो डेल NG क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो एक पॉइंट लिख लेते हैं हम स्टार मार्क करके, डेल NG कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ठीक है। जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है डेल NG, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आता भी है KP इक्वल्स टू KCRT डेल NG से, न्यूमेरिकल भी हम जब हम NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम कर लेंगे, ठीक है, इससे न्यूमेरिकल्स। नाउ जो नेक्स्ट हमको पढ़ना है वो पढ़ना है हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब हम हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। अब देखो हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम मतलब, हेटेरोजेनियस मतलब हेटेरो मींस डिफरेंट, ओके। तो जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होंगे उनका फेसेस क्या होगा, डिफरेंट होगा, वो डिफरेंट फेज में प्रेजेंट होंगे। एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, मैंने क्या बोला, डिफरेंट फेज होगा, ठीक है। जो फेज होगा वो क्या होगा,
डिफरेंट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 जो होगा, अगर इसको डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको अगर डिकम्पोज करेंगे हीट से तो क्या बनेगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड होता है, प्लस CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब इस रिएक्शन से क्या होता है, ठीक है, अगर हमारा Kc क्या हो जाएगा, Kc हो जाएगा हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaO, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaCO3, ठीक है, अपॉन में। अब जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है कि इक्विलिब्रियम में, ठीक है, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, हम क्या कंसीडर करते हैं कि जो प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है। नोट डाल लो, नोट क्या है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड्स एंड प्योर सॉलिड्स, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स pure solids and pure liquids is considered as constant। ठीक है, वो क्या होती है, पूरी रिएक्शन में कांस्टेंट ही होती है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, कंसिडर्ड एज कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है, तो हम इसको इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड। ठीक है, प्योर सॉलिड मतलब किस फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में, प्योर लिक्विड मतलब लिक्विड की फॉर्म में। ध्यान रखना एक्वस फॉर्म को आपको कंसीडर करना है। ठीक है, एक्वस फॉर्म की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट नहीं होती। ठीक है, एक्वस फॉर्म की कॉन्सेंट्रेशन नॉट कांस्टेंट। ठीक है, नॉट कांस्टेंट, सिर्फ सॉलिड और लिक्विड की कांस्टेंट आपको कंसीडर करनी है। ठीक है, तो चलते हैं हम केसी की वैल्यू पे। अब केसी का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, देखो ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, और ये भी सॉलिड है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो हम क्या लिख देते हैं, Kc CaCO3 अपॉन में CaO, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा CO2। देखो Kc भी कांस्टेंट है, CaCO3 भी कांस्टेंट है और CaO भी कांस्टेंट है, तो क्या कर देंगे, सारे मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे, नया कांस्टेंट बनाएंगे जो कि होता है Kc डैश CO2, और ये CO2 क्या है, गैस है, तो हम लिख सकते हैं Kp P of CO2। ठीक है, partial pressure of CO2। okay, so the important point is that the concentration of pure solids and pure liquids you have to take constant। ठीक है, तो now next हमको पढ़ना है application of equilibrium constant, या तो Kc या Kp। ठीक है, दोनों में से कोई भी हम कंसीडर कर सकते हैं। अब इक्विलिब्रियम की कहां यूजफुल होता है, ठीक है, Kc जो होता है वो कहां, Kc की वैल्यू से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहली जो चीज पता लगा सकते हैं वो क्या होता है, प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन कितनी हो चुकी है। ठीक है, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, रिएक्शन ऑलमोस्ट अभी स्टार्ट ही हुई है, ये रिएक्शन 50% हो चुकी है, तो ये कैसे पता लगाएंगे हम, Kc की वैल्यू देख के। ठीक है, दूसरी एप्लीकेशन क्या है, प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये भी हम Kc से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट मतलब क्या होता है कि कितनी रिएक्शन हो चुकी है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम कुछ डेटा देखते हैं, ये डेटा आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ एक बार देख लो, समझ लो कि कैसे कैसे मैं समझा रहा हूं आपको। ठीक है, अगर Kc की वैल्यू 10⁻³ से ज्यादा है, देखो Kc क्या होता है, Kc होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये होता है Kc। अगर Kc की वैल्यू ज्यादा है मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब Kc की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो हम क्या पता लगा सकते हैं Kc की वैल्यू से, अगर Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो मतलब ऑलमोस्ट प्रोडक्ट बन गया है, रिएक्टेंट बहुत ही कम बचा हमारी रिएक्शन में, ये बोल सकते हैं। तो अगर Kc की वैल्यू, तो फर्स्ट केस है हमारा, अगर Kc की वैल्यू 10⁻³ से बड़ी है या 10⁻³ है, तो इस केस में क्या होगा, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट में पूरा जो है वो प्रोडक्ट ही है आपके मिक्सचर में। ठीक है, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। सेकंड देखते हैं, अगर Kc की वैल्यू 10⁻³ से कम है, 10⁻³ से, ठीक है,
अगर केसी की वैल्यू 10 से -3, ठीक है, यहाँ पे +3 लिया है, -3 लिया है, अगर उससे ही कम है मतलब केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, देखो 10 से -3 तो बहुत छोटा नंबर हो गया है, तो इस केस में क्या होगा कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगी और रिएक्टेंट की बहुत ज्यादा होगी, मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है, ऑलमोस्ट स्टार्ट हुई और इक्विलिब्रियम पे आ गई, आ रहा समझ में। तो हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन प्रोसीड्स रेयरली, मतलब रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं हुई है, ठीक है, रिएक्शन प्रोसीड्स रेयरली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थर्ड केस क्या है, जस्ट इनके बीच में, ठीक है, अगर हम केसी की वैल्यू देखें, केसी की वैल्यू 10⁻³ से छोटी और 10⁻³ से बड़ी, मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू हम देख रहे हैं, तो अगर इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑलमोस्ट एप्रिशिएबल अमाउंट में होंगे, ठीक है। इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, इससे क्या पता लगा सकते हैं, इस टाइम पे केसी की वैल्यू से क्या पता लगा सकते हैं हम कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर ऑलमोस्ट आर एन एप्रिशिएबल अमाउंट, ठीक है, मतलब ना रिएक्टेंट कम है ना प्रोडक्ट ज्यादा है, ठीक है, ऑलमोस्ट एप्रिशिएबल अमाउंट में है, एप्रिशिएबल अमाउंट। सो बाय सीइंग द केसी वैल्यूज, ठीक है, केसी वैल्यूज को देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी रिएक्शन खत्म होने वाली है या रिएक्शन रियरली प्रोसीड हुई है या ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें केसी क्या हो सकता है, 10⁻³ के बीच छोटा हो सकता है और 10⁻³ से बड़ा हो सकता है, तो ये 3 केसेस हमको देखने थे, इससे हमको लग जाएगा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। दूसरी एप्लीकेशन क्या है, प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब डायरेक्शन कैसे पता लगेगी हमको, तो डायरेक्शन जब पता लगेगी जब हम केसी के रिलेटिव कोई वर्ड कोई यूज करेंगे। देखो केसी हम कब डिफाइन करते हैं, केसी हम डिफाइन करते हैं इक्विलिब्रियम। तो अब हम एक ऐसा न्यू फंक्शन जनरेट कर रहे हैं या न्यू फैक्टर जनरेट कर रहे हैं, न्यू फैक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे तो केसी हम डिफाइन करेंगे, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है, किसी आर्बिट्रेरी टाइम पे हम कौन सा कांस्टेंट डिफाइन करेंगे, तो वो होता है क्यूसी। क्यूसी क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट। क्यूसी क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट। क्यूसी भी केसी की तरह ही होता है, बट डिफरेंस क्या है, केसी इक्विलिब्रियम पे होता है, क्यूसी किस पे होता है, एट एनी आर्बिट्रेरी टाइम, ठीक है, किसी भी टाइम पे, चाहे रिएक्शन स्टार्ट होने वाली हो खत्म होने वाली हो, किसी भी टाइम पे, एट एनी आर्बिट्रेरी टाइम पे हम किसको निकालेंगे, हम निकालेंगे क्यूसी को, और हम इन दोनों के कंपेयर करके हम पता लगा सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की, रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड जाएगी या फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं कोई रिएक्शन लिखूं A + B गिव्स C + D, ठीक है, तो इसके लिए क्यूसी कैसे लिखूंगा, सेम एज केसी, क्या हो जाएगा, C D A and B, सेम ऐसे लिखूंगा मैं मेरा क्यूसी। तो मतलब मैं क्या देख रहा हूं इस एक्सप्रेशन से, सेम यही है कि अगर क्यूसी बढ़ेगा, अगर क्यूसी की वैल्यू ज्यादा है मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो हम 3 केसेस लेंगे यहां पर, ठीक है। केस फर्स्ट कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में केसी की वैल्यू दे रखी है और क्यूसी की हमने निकाल ली डेटा से, ठीक है। तो पहला देखते हैं कि क्यूसी की अगर वैल्यू ज्यादा है केसी से, देखो अब देखो जो फर्स्ट है वो हमारा क्या है कि क्यूसी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, क्यूसी की वैल्यू ज्यादा मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा, बट हमको तो क्यूसी को केसी के इक्वल करना है, हमको तो इक्विलिब्रियम पे करना है रिएक्शन को, हमको क्या करना है, रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे करना है। रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे कब आएगी, जब प्रोडक्ट की कॉन्स्टेंट डिक्रीज होगी, क्योंकि क्यूसी ज्यादा है, हम क्यूसी को केसी के इक्वल करना है, तो क्यूसी हमको डिक्रीज करना है। क्यूसी हम डिक्रीज कैसे करेंगे, जब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कैसे होगी, जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कैसे होगी, जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड, रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, ठीक है, रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम केस 2। केस क्यूसी जो है वो छोटा है केसी से, मतलब जो आर्बिट्रेरी टाइम पे हम निकाल रहे हैं क्यूसी पे, तो इस केस में क्या हो रहा है, क्यूसी छोटा है। अब क्यूसी को हमको ज्यादा करना पड़ेगा केसी के लिए, केसी तक पहुंचाने के लिए हमको इक्विलिब्रियम पे पहुंचानी रिएक्शन, तो क्यूसी को ज्यादा करना पड़ेगा जिससे कि हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पहुंच जाए। क्यूसी को ज्यादा कैसे करेंगे, क्यूसी ज्यादा कैसे होगा, क्योंकि क्यूसी क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मतलब क्यूसी ज्यादा कब होगा, क्यूसी कब ज्यादा होगा, जब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। देखो तुमको देखना क्या है, क्यूसी को देखना है, सिर्फ क्यूसी को देखना है रिलेटिवली केसी के।
तो क्यूसी को हमको ज्यादा करना पड़ेगा, प्रोडक्टिव कांस्टेंट बढ़ानी पड़ेगी, तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लास्ट केस थर्ड आता है जो कि बहुत इजी है। अगर क्यूसी केसी के इक्वल ही होगा, अगर क्यूसी केसी के इक्वल होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रिएक्शन कहां होगी, इक्विलिब्रियम पे होगी, ठीक है। तो रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसमें तो ना वो बैकवर्ड जाएगी ना वो फॉरवर्ड जाएगी, रिएक्शन क्या होगी, इक्विलिब्रियम पे होगी। तो रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। सो दीज आर द थ्री केसेस व्हिच यू हैव टू स्टडी इन प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। क्यूसी क्या होता है, क्यूसी जो है हमारा रिएक्शन कोएफिशिएंट है, जो किसी भी आर्बिट्रेरी टाइम पे हम डिफाइन कर सकते हैं। केसी सिर्फ हम इक्विलिब्रियम पे डिफाइन करेंगे। तो थ्रू दीज थ्री केसेस we can predict the direction of reaction, either it is backward, either it is forward, or either it is at equilibrium. तो हमने क्या पढ़ लिया, एप्लीकेशंस पढ़ ली, दो एप्लीकेशंस। कौन कौन सी एप्लीकेशन पढ़ी हमने, प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एंड सेकंड इज प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। एक और थर्ड एप्लीकेशन भी होती है जिससे कि हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर कोई रिएक्शन दे रखी है हमको, उसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, तो हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। वो मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चंस में, ठीक है। वो हम जो एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आएगी उसमें करेंगे हम, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन केसी, क्यूसी एंड डेल जी, ठीक है। अब इस रिलेशनशिप को दिया किसने था, इस रिलेशन को दिया था वेंट हॉफ ने, ठीक है, गिवन बाय वेंट हॉफ, ठीक है। अभी रिएक्शन थी क्या, तो बहुत ही इजी रिएक्शन है, डेल जी इक्वल्स टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है। ये किसी भी आर्बिट्रेरी टाइम पे, इक्विलिब्रियम पे नहीं है, ठीक है, एट एनी आर्बिट्रेरी टाइम, आर्बिट्रेरी टाइम पे डिफाइन कर रखी है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं ना, अगर रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, जो डेल जी होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, और क्यूसी क्या बन जाएगा, केसी के इक्वल हो जाएगा, एंड क्यूसी क्या हो जाएगा, केसी के इक्वल हो जाएगा। तो बस रख देते, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज, तो डेल जी हो जाएगा जीरो इक्वल्स टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन केसी, क्यूसी क्या बन जाएगा, केसी बन जाएगा, डेल जी नॉट इधर ले आओ, डेल जी नॉट हो जाएगा माइनस आर टी एल एन केसी। हमको केसी की वैल्यू निकालनी है, हमको क्या निकालनी है, केसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेल जी, तो ये हो जाएगा माइनस डेल जी नॉट अपॉन आर टी इक्वल्स टू एल एन केसी, एल एन हो जाएगा, बन जाएगा ई बन जाएगा, लॉग वाली वीडियो में बताया मैंने, तो केसी हो जाएगा ए की पावर माइनस, देखो यहाँ पे डेल जी नॉट है, ठीक है, डेल जी नॉट अपॉन आर टी, so that is the, by this formula you can easily find the value of Kc if del G value is given, ठीक है। del G नॉट क्या है, देखो del G जो है वो हमारा गिब्स फ्री एनर्जी है, del G नॉट हमारा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है del G नॉट, और del G क्या है, सिंपल गिब्स फ्री एनर्जी, जो कि डिफरेंट हो सकती है। स्टैंडर्ड मतलब एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पर्टिकुलर प्रेशर, ठीक है, एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये उस पर डिफाइन हुई है, तो इसलिए इसको स्टैंडर्ड बोला है। अब देखो हमको तीन केसेस देखने हैं जहां पे हम डेल जी की वैल्यू चेंज करेंगे, उससे केसी की वैल्यू क्या आ रही है वो देखते हैं। तो देखो अगर डेल जी नॉट जीरो होगा, अगर डेल जी नॉट जीरो होगा तो ई की पावर जीरो, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, ये पार्ट, ई की पावर जीरो क्या हो जाएगी 1, तो केसी क्या हो जाएगा हमारा, इस केस में केसी हो जाएगा 1, ठीक है, केसी हो जाएगा 1। सेकंड देखते हैं कि केस 2, डेल जी नॉट जो है वो क्या है, पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। अगर डेल जी पॉजिटिव होगा, देखो अगर ये पॉजिटिव है तो किसी भी नेगेटिव नंबर का, ये पॉजिटिव तो पूरा नेगेटिव रहेगा, अगर डेल जी नॉट पॉजिटिव है तो ये पूरा नेगेटिव रहेगा, अगर नेगेटिव रहेगा तो अगर हम किसी भी नंबर का एक्सपोनेंशियल क्या होता है, अगर किसी नेगेटिव नंबर का एक्सपोनेंशियल क्या होता है, हमेशा नेगेटिव ही होता है, तो केसी क्या होगा, सॉरी किसी भी नेगेटिव नंबर का एक्सपोनेंशियल हमेशा क्या होता है, लेस देन 1 ही होता है, तो केसी क्या हो जाएगा, लेस देन 1, ठीक है, केसी हमेशा क्या होगा, लेस देन 1, केसी क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। और रिएक्शन कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस, फिर डेल जी पॉजिटिव है। केस थर्ड जो कि लास्ट केस है वो क्या होता है,
अगर डेल जी नेगेटिव है, देखो अगर मैं रख देता हूं यहां पर Kc इक्वल्स टू ई की पावर माइनस और डेल जी नॉट नेगेटिव ही है, ठीक है, नेगेटिव है अपॉन आर टी, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ई की पावर प्लस डेल जी नॉट हो जाएगा, ठीक है, अपॉन आर टी। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, जब डेल जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये केस हो जाएगा हमारा। तो मतलब अब क्या हो गया, प्लस डेल जी अपॉन आर टी हो गया। अब एक्सपोनेंशियल किसी पॉजिटिव टर्म को क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। जब भी आप किसी पॉजिटिव नंबर का एक्सपोनेंशियल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 होता है। तो इस केस में अगर डेल जी नॉट नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गई, अगर नेगेटिव है तो हमारा केसी क्या होगा, केसी हमारा हो जाएगा ग्रेटर देन 1, ठीक है। सो दीज आर द 3 केसेस व्हिच यू शुड नो इन दिस प्रोसेस, ओके। सो केस 1 क्या है, जब डेल जी 0 है तो केसी क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। अगर डेल जी पॉजिटिव है तो केसी लेस देन 1 होगा, अगर डेल जी नेगेटिव है तो केसी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले से आपको पक्का एक न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। और मैंने लॉग को और एलएन को कैसे सॉल्व किया है, कैसे सॉल्व करा है, वो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे अपलोडेड है, ओके। सो वेन टर्म इक्वेशन की एक और एक फॉर्म होती है जो डिराइव करके आती है, तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख पा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वो आपकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। जो वेन टर्म की एक और इक्वेशन है वो क्या है, डेल एच अपॉन आर टी स्क्वायर इक्वल्स टू डेल बाय डेल टी ऑफ एल एन के पी, ठीक है, डेल बाय डेल टी ऑफ एल एन के पी। तो ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। ये एक्चुअली नीट के प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई है, तो ये पता होना चाहिए कि वेन टर्म इक्वेशन को इस फॉर्म में भी हम लिखते हैं, ठीक है। वेन टर्म इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, डेल एच अपॉन आर टी स्क्वायर इक्वल टू डेल बाय डेल टी ऑफ एल एन के पी। केपी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। डेल एच क्या है, डेल एच यहां पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जब हम थर्मोकेमिस्ट्री का वन शॉट सीरीज पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा डेल एच क्या होता है। डेल एच इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा भी रखा है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो गया। आर सिंपल गैस कांस्टेंट और टी टेंपरेचर है। दिस फॉर्मूला आल्सो यू शुड रिमेंबर। सो जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्लास 12 में भी आते हैं और नीट के पेपर में भी आते हैं, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसमें हमको करना क्या है, फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स, तो कौन से फैक्टर्स, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, इनर्ट गैस, इन सबका इफेक्ट हमको पढ़ना है इक्विलिब्रियम पे। अब इफेक्ट पढ़ना कैसे है, तो जैसे हमारी कोई रिएक्शन है जो कि पहले से इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, कोई भी हमारी रिएक्शन है जिससे हमारे पास रिएक्शन है a प्लस बी गिव्स C प्लस डी, मान लेते कि ये इक्विलिब्रियम पे आ गई, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। अब हमने क्या किया, हमने क्या करा, कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर या टेम्परेचर चेंज कर दिया, ठीक है। अगर हमने इफ वी चेंज कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है, या तो टेम्परेचर चेंज किया, प्रेशर चेंज किया, तो क्या होगा, रिएक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और इक्विलिब्रियम से हट जाएगी, ठीक है। देन रिएक्शन विल नो मोर एट इक्विलिब्रियम, देन रिएक्शन विल नो मोर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगी क्योंकि आपने क्या कर दिया, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये तीनों की वजह से क्या हो रहा है, ये तीनों की वजह से हो रहा है डिस्टर्बेंस, इसको बोलते हैं डिस्टर्बेंस इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्योंकि आपने क्या कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया है तो या कम कर दिया, प्रेशर चेंज कर दिया बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दी या टेम्परेचर चेंज कर दिया, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, देन रिएक्शन विल नॉट इक्विलिब्रियम, ठीक है, विल नॉट बी एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा। तो अगर आपने चेंज, अगर हमने प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन या टेम्परेचर चेंज किया, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से कुछ नेट रिएक्शन होगी किस डायरेक्शन में, नेट रिएक्शन अकर्स इन डायरेक्शन, net reaction occurs in some direction, ठीक है। किसी डायरेक्शन में तो कोई रिएक्शन होगी, या तो फॉरवर्ड जा सकती है रिएक्शन या बैकवर्ड जा सकती है। उसके थोड़ी देर बाद क्या होगा, वापस इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम अटेन अगेन, इक्विलिब्रियम अटेन अगेन, ठीक है। अभी देखो बीच वाला केस देखो, नेट रिएक्शन हो तो रही किस डायरेक्शन में, अभी किस डायरेक्शन में होगी, या तो फॉरवर्ड में हो सकती है या रिवर्स में हो सकती है। इसका पता किस लगा, तो इसका पता लगाने के लिए हमारे पास एक नया प्रिंसिपल आता है, दैट इज ली चैटलियर प्रिंसिपल, जो कि बताता है कि रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी या रिवर्स में जाएगी। तो नेक्स्ट जो प्रिंसिपल आता है वो आता है ली चैटलियर
प्रिंसिपल। समझ आ रहा है ना? ली चैटरजी प्रिंसिपल का एप्लीकेशन क्या है? वो हमको बताती है कि रिएक्शन अगर हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो नेक्स्ट आता है ली चैटरजी प्रिंसिपल। तो ली चैटरजी प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि इफ वी चेंज, अगर हमने कोई भी चेंज किया इक्विलिब्रियम में, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज किया, प्रेशर में चेंज किया है, टेम्परेचर में चेंज किया, तो रिएक्शन वहां जाएगी जिससे कि वो जो चेंज किया है हमने वो न्यूट्रलाइज हो सके, अनडू हो सके या मिनिमाइज हो सके। ठीक है, जो हमने चेंज किया है वो क्या हो सके, मिनिमाइज, अनडू या न्यूट्रलाइज हो सके। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इफ देयर इज एनी चेंज in concentration, pressure or temperature, ठीक है, if there is change in any in concentration, pressure or temperature of any reaction, ठीक है, कोई भी रिएक्शन हो सकती है, of any reaction जो किस पर है, इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, at equilibrium, then reaction will move in that direction. Reaction will move in that direction. The reaction will move in that direction to minimize undo. ठीक है, तीनों वर्ड सेम ही मीनिंग है, मिनिमाइज, अनडू। अनडू मतलब वापस बैक में ले, जो हमने गलती करी थी वो वापस सुधार लेना। ठीक है, अनडू और न्यूट्रलाइज द चेंज। ठीक है, जो हमने चेंज किया उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज द चेंज। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे इफेक्ट को पढ़ेंगे कि अगर कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट लग रहा है तो कैसे हम पता लगा सकते हैं रिएक्शन कहां जाएगी, फिर प्रेशर, फिर टेम्परेचर, फिर और दो फैक्टर्स है कैटलिस्ट और इनर्ट गैस। ओके, सो नाउ हमने जो पहला फैक्टर हमको पढ़ना है वो पढ़ना है इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज। ठीक है, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं इक्विलिब्रियम में तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी, ठीक है, किस डायरेक्शन शिफ्ट होगी। तो हमारे पास एग्जांपल है H2 + I2 gives HI। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई है। अब इक्विलिब्रियम आने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें H2 एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैंने, H2 एक्स्ट्रा एडेड। तो ली चैटरजी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर जो हमने चेंज किया है उसको न्यूट्रलाइज करना है, मतलब अगर H2 एक्स्ट्रा ऐड करा है तो रिएक्शन कहां जाएगी, जिससे कि जो ये H2 एक्स्ट्रा ऐड करा है वो कम हो जाएगा। तो ये H2 कम कैसे होगा, जब रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन कहां जाएगी, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी टू न्यूट्रलाइज द चेंज। ठीक है, चेंज को न्यूट्रलाइज करने के लिए रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो H2 कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, वापस कम हो जाएगी और HI कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी और वापस इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन आ जाएगी। ये हम QC से भी समझ सकते हैं। देखो, अब मैंने क्या बताया कि H2 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो हम QC लिखते हैं उसके लिए, तो हो जाएगा HI² अपॉन H2 I2। ठीक है, हम इससे QC से भी हम समझ सकते हैं कि कैसे हुआ ये। अब देखो, मैंने क्या करा, H2 एक्स्ट्रा ऐड करा तो H2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। अगर H2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो QC क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो QC क्या हो गया, लेस हो गया KC से। अब जब QC लेस होता है KC से तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से और अच्छे से समझ आएगा आपको। ठीक है, ये ग्राफ आपको NCERT के रूप में मिल जाएगा और यहाँ पे आप समझ लीजिए। उसके बाद आपको जब आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो टाइम, एक्स एक्सिस पे टाइम है, यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। तो पहले स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में तो इक्विलिब्रियम पे थी। इक्विलिब्रियम मतलब तीनों ही कॉन्सेंट्रेशन, H2, I2 और HI तीनों ही कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो कांस्टेंट है तो मतलब मान लेते हैं हम ये H2 की कॉन्सेंट्रेशन है, ये I2 की और ये HI की। ठीक है, यहाँ पर HI की कॉन्सेंट्रेशन है कांस्टेंट, यहाँ पे I2 की और यहाँ पे H2 की। ठीक है, अभी इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन मैंने क्या करा, H2 को एक्स्ट्रा ऐड करा। तो H2 एक्स्ट्रा ऐड करूंगा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, उसके बाद वापस इक्विलिब्रियम पे आएगा। अगर H2 एक्स्ट्रा ऐड करा मैंने तो H2 जो एक्स्ट्रा ऐड करा वो किससे रिएक्ट करेगा, I2 से रिएक्ट करेगा। तो I2 की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। जब H2 I2 से रिएक्ट करेगा तो I2 की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, तो कम दिखाएंगे। ठीक है,
ये क्या होगा, कम। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। I2 क्या करेगा, H2 का रिएक्ट करेगा तो I2 कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, और जब H2 और I2 रिएक्ट करेंगे तो HI कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो HI कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, HI कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई। तो मतलब हमारा इस पार्ट पे इक्विलिब्रियम था और फिर अब इस पार्ट पे इक्विलिब्रियम हुआ। ठीक है, इतने पार्ट पे इक्विलिब्रियम नहीं था, उसमें क्या करा मैंने, यहां पे H2 एक्स्ट्रा ऐड करा, H2 एक्स्ट्रा ऐड करा, तो नॉट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस पार्ट पे क्या हुआ, नॉट एट इक्विलिब्रियम। यहां पे भी इक्विलिब्रियम पे था और यहां पे भी इक्विलिब्रियम पे था, और यहां पे भी क्या होगा, रिएक्शन अगेन अटेन्ड इक्विलिब्रियम। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, रिएक्शन अगेन अटेन्ड इक्विलिब्रियम। ठीक है, रिएक्शन अगेन अटेन्ड इक्विलिब्रियम। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन मेक दिस ग्राफ लाइक दिस। ठीक है, आप ऐसे ग्राफ बना सकते हो, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, H2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, फिर वापस इक्विलिब्रियम पे I2 कॉन्सेंट्रेशन गिर जाए, डिक्रीज हो जाएगी, और HI कॉन्सेंट्रेशन बढ़ के वापस कांस्टेंट हो जाएगी। सो ये था इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। सो नाउ नेक्स्ट हमको पढ़ना है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि अगर प्रेशर हम चेंज करें तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी। ठीक है, और कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं इसको। तो हमारी पहली रिएक्शन है ए, हमारी पहली रिएक्शन है हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, हेबर्स प्रोसेस इक्विलिब्रियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, इक्विलिब्रियम की ही एप्लीकेशन है। ठीक है, इक्विलिब्रियम के सारे फैक्टर्स से ही उसकी जो यील्ड है, अमोनिया की यील्ड है, वो बढ़ पाएगी। ठीक है, तो हम पहला देखते हैं प्रेशर ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अब हमको प्रेशर कैसे, पहले तो नोट डाल लो कि जो प्रेशर है, ठीक है, हमेशा याद रखना जो प्रेशर होता है सॉलिड्स और लिक्विड्स का, वो इग्नोर किया जाता है। क्यों इग्नोर किया जाता है, क्योंकि प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो देयर विल बी नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम प्रेशर सॉलिड्स और लिक्विड्स का इग्नोर करते हैं। ठीक है, नोट डाल के लिख लो, प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज इग्नोर्ड। ठीक है, तो इसलिए हम प्रेशर का जो इफेक्ट है वो कौन सी रिएक्शन में पड़ते हैं, ओनली गैसियस रिएक्शन में पड़ते हैं। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड इज इग्नोर्ड। ठीक है, अब आते हैं वापस इस रिएक्शन पे। ठीक है, देखो अब मैंने क्या करा, अब मैं प्रेशर बढ़ा, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं इस रिएक्शन का, मतलब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक बीकर है, उसमें रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अभी गैस मॉलिक्यूल्स है ना। ठीक है, अभी जो इसकी वॉल्यूम है वो कितनी है, V है। ये पिस्टन है, पिस्टन से मैंने क्या कराया, प्रेशर लगाया। प्रेशर लगाने की वजह से जो वॉल्यूम हुई, जो वॉल्यूम है वो क्या हो गई, V/2 हो गई। कितनी हो गई, V/2 हो गई। ठीक है, पहले V थी, अब V/2 हो गई, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गई। तो प्रेशर अगर मैंने इंक्रीज करा, प्रेशर अगर मैंने इंक्रीज करा तो वॉल्यूम क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। मतलब प्रेशर अगर मैंने P से 2P करा तो वॉल्यूम जो गई वो V से V/2 हो गई, V/2 हो गई। ठीक है, तो मतलब प्रेशर से चेंज क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। बट थ्योरेटिकली कैसे पता लगा सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली पता लग गया। बट अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो किस रिएक्शन में जाएगी, पूरी रिएक्शन एक ही तो कंटेनर में है, हमको क्या पता लग रहा है किस साइड प्रेशर ज्यादा है, किस साइड प्रेशर कम है। तो वो हम पता लगाते हैं नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू, क्योंकि हमको एक बात पता है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि प्रेशर जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, तो रिएक्शन कहां जाएगी, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, जिससे कि जो इफेक्ट है, जो प्रेशर बढ़ाने का इफेक्ट है, उसको न्यूट्रलाइज हो सके। मतलब अगर प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे, तो रिएक्शन कहां जाएगी, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स लेस है। तो लिख लेते हैं, रिएक्शन विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, रिएक्शन विल शिफ्ट in that direction where number of moles are less, where number of moles are less। तो अगर मैंने इस रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाया तो देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने, पहले इस साइड तो 1 + 2 गैसियस मोल्स होने चाहिए सिर्फ, तो दोनों गैसियस हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 1 + 3, तो यहां पे कितने हो गए 4 मोल्स टोटल रिएक्टेंट की तरफ, और यहां पे कितने हैं 2 मोल्स। तो अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो मोल्स ही बढ़ेंगे, मोल्स बढ़ेंगे तो रिएक्शन कहां जाएगी, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो रिएक्शन कहां जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स किस साइड कम है, प्रोडक्ट की साइड, तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आया समझ में कि हमने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन कहां जाएगी,
फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई रिवर्स प्रोसेस क्या होती है, हाई प्रेशर पे होती है। हाई प्रेशर पे क्या होता है, जो अमोनिया की यील्ड है वो ज्यादा हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इंक्रीजेस, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ प्रेशर थ्रू हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। सो हाई प्रेशर पे होती है, इसलिए जो प्रेशर होता है उसका वो कितना होता है 200 एटमॉस्फेयर, ठीक है। 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे होती है रिएक्शन, जिससे कि जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा यील्ड अमोनिया की जनरेट हो। सेकंड एग्जांपल हम समझते हैं। देखो अब इसमें अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन कहां जाएगी, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, ठीक है। प्रेशर को हम किससे रिलेट करें, नंबर ऑफ मोल से, क्योंकि प्रेशर तो हमको पता नहीं किस साइड ज्यादा है किस साइड कम है, तो हम किससे रिलेट करें, नंबर ऑफ मोल से। तो प्रेशर बढ़ाया तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स निकले दोनों तरफ, तो इधर कितने हैं 4 मोल्स हैं और इधर कितने हैं 2 मोल्स हैं। तो अगर प्रेशर बढ़ाया मैंने तो रिएक्शन कहां जाएगी, रिएक्शन जाएगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर प्रेशर मैंने बढ़ा दिया। थर्ड एग्जांपल लेते हैं। अब देखो यहां पे सी सॉलिड है, तो मैंने क्या बताया था कि सॉलिड की जो प्रेशर का, सॉलिड पे प्रेशर का इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, इग्नोर किया जाता है। तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, अगर रिएक्टेंट साइड देखूं तो मैं 1 है और इस साइड कितने हैं, नहीं इसको पहले बैलेंस करना पड़ेगा, ये बैलेंस की रिएक्शन ये 2C हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे कितने हो गए 2 मोल्स हो गए, ठीक है। अब मैंने प्रेशर बढ़ाया, ठीक है। दो केस लेते हैं इसमें। केस 1, अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो रिएक्शन आ जाएगी नंबर ऑफ मोल्स कम है, कम है मतलब किस साइड कम है, इधर 1 है इधर 2 है, तो किस साइड कम है, रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्शन आ जाएगी, रिएक्शन विल मूव इन रिवर्स डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर केस 2 लेते हैं, अगर मैं करता हूं प्रेशर कम, ठीक है। प्रेशर कम कैसे होगा, प्रेशर कम होगा जब एक्सपेंशन होगा गैस का, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा ना, वर्क डन बाय द गैस। जब गैस वर्क करेगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। प्रेशर कम कैसे करूंगा मैं, प्रेशर कम करूंगा वॉल्यूम बढ़ा के। तो प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो रिएक्शन आ जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स किस साइड ज्यादा है, प्रोडक्ट साइड। तो इस केस में रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, reaction will move in forward direction. So that's how you can understand the effect of pressure on equilibrium, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि Kc जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज होगी, ठीक है। Kc भी क्या होगा, चेंज होगा। अब जो टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है ना on case of Kc, temperature dependence of Kc depends on sign of Delitzsch, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है, तो लिख लेते हैं एक लाइन, टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ Kc डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ Delitzsch। Delitzsch मतलब एंथैल्पी, ठीक है, डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ Delitzsch, मतलब जो टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं हम Kc, उसकी वजह से Kc चेंज होगा। Kc चेंज तो होगा बट Kc डिपेंड किस पे करेगा, ऑन साइन ऑफ Delitzsch, Delitzsch के साइन पे। Delitzsch के साइन मतलब Delitzsch पॉजिटिव होगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, Delitzsch नेगेटिव होगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमको दो चीजों के लिए पढ़ना पड़ेगा, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। हमको दो पार्ट्स में पढ़ना पड़ेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फर्स्ट इज एंडोथर्मिक एंड सेकंड इज एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब जब Delitzsch क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे हम ले लिया CaCO3 CaO प्लस CO2 गैस। इसमें क्या होगा, हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, ड्यू टू विच दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन और Delitzsch क्या होगा, पॉजिटिव होगा। Delitzsch क्या होगा, पॉजिटिव देगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पे हम हीट दे रहे हैं, हम यहां पे हीट दे रहे हैं, ठीक है। और अब ये मान लेते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई, ठीक है। अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। दो फैक्टर्स पड़ेंगे हर उसका, ठीक है। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, फर्स्ट केस क्या है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करा तो रिएक्शन क्या जाएगी जहां पे टेम्परेचर कम है,
टेम्परेचर कम किस साइड है, देखो यहाँ पे तो हीट दे रखी है हमने, तो रिएक्टेंट की तरफ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, जहां पे टेम्परेचर कम है, क्योंकि प्रोडक्ट की साइड टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आ रहा समझ में? तो एंडोथर्मिक में अगर रिएक्शन हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, एंडोथर्मिक में अगर रिएक्शन हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जानी है तो हमेशा टेम्परेचर ज्यादा करना पड़ेगा, जब भी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज मतलब हमको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, हीट ज्यादा देंगे तो जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे उतना ज्यादा रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी। अगर सेकंड केस देखते हैं हम, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करा तो रिएक्शन कहां जाएगी, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर दिया हमने तो रिएक्शन कहां जाएगी, जब टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा किधर है, हीट किधर दे रहे हैं हम, रिएक्टेंट की साइड, तो कहां जाएगी, रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो दैट्स व्हाई, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, तो ये तो फिजिबल नहीं है, ठीक है, तो इसलिए जो होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है वो हाई टेम्परेचर होती है, लो डाल के लिखो। तो इससे क्या पता लग रहा है हमको, क्योंकि हमको तो हर रिएक्शन को फॉरवर्ड में ले जाना है, हर रिएक्शन करवाते क्यों है, जिससे कि यील्ड बढ़े और हीट कम लगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रही है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शंस हमेशा हाई टेम्परेचर होती है या हाई टेम्परेचर फिजिबल होती है, तो लिख लो एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस फिजिबल एट हाई टेम्परेचर, फिजिबल मतलब इजीली हो जाएगी, ठीक है, फिजिबल एट हाई टेम्परेचर्स, लो टेम्परेचर पे तो वापस बैकवर्ड चली जाएगी। ठीक है, दूसरा हम केस देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल, फेमस एग्जांपल है हेबर्ट्स प्रोसेस। कौन सा एग्जांपल है, हेबर्ट्स प्रोसेस, जो कि हमको चैप्टर में बार बार पढ़ना पड़ रहा है और बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। इससे हमको इसकी रिएक्शन में मैंने तुमको बताया भी है, एप्लीकेशन है बहुत, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3। अब इसमें क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपको पता है कि जब रिएक्शन होती है तो हीट इवॉल्व होती है, तो हम लिख देंगे यहां पर हीट, जितनी हीट इवॉल्व हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है तो डेल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी वैल्यू होगी याद करने की जरूरत नहीं है, हमको ये पता है नेगेटिव होगी। नेगेटिव मतलब हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हीट रिलीज हो रही है तो हम पहला केस पढ़ते हैं यहां पर, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहां जाएगी, जहां पे टेम्परेचर कम है। कम कहां पर है, देखो यहां पे तो ज्यादा है टेम्परेचर, क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है, प्रोडक्ट की साइड ज्यादा टेम्परेचर है, तो कम किस साइड है, कम रिएक्टेंट साइड है। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जाएगी जिससे कि टेम्परेचर कम हो, तो कम किधर है, रिएक्टेंट साइड, तो हम लिख सकते हैं रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सेकंड देखते हैं, तो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने में तो रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, जो कि बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। अब हम टेम्परेचर डिक्रीज करके देख लेते हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज करने में कुछ हो रहा है क्या। तो अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन आ जाएगी जब टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर किस साइड ज्यादा है, प्रोडक्ट साइड, क्योंकि प्रोडक्ट साइड तो हीट निकल रही है। तो अगर हमने टेम्परेचर डिक्रीज करा तो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। So that's why exothermic reactions always occur at low temperature। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज करा हमने, टेम्परेचर डिक्रीज करा तो रिएक्शन कहां गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो that's why exothermic reactions occurs always at low temperature। क्या लिख सकते हैं हम, exothermic reactions always occurs at, ऑलवेज अकर्स मतलब फिजिबल होती है, ठीक है, फेवरेबल, ऑलवेज अकर्स एट लो टेम्परेचर।
और हमको इसके क्या पता लग रहा है कि जो हेबर्स प्रोसेस है उसमें तो अमोनिया की यील्ड हमको बढ़ानी है। अमोनिया की यील्ड कैसे बढ़ेगी? टेम्परेचर ज्यादा करके कम करके। तो हमेशा ध्यान रखना जो हेबर्स प्रोसेस होती है वो लो टेम्परेचर में रिएक्शन होती है, ठीक है? क्योंकि लो टेम्परेचर पे क्या होगा, अमोनिया की जो यील्ड है वो बढ़ जाएगी, ठीक है? लो टेम्परेचर पे हेबर्स प्रोसेस होती है। बट आपको पता भी होगा, आपने काइनेटिक्स पढ़ी होगी कि जब लो टेम्परेचर होता है, जब टेम्परेचर कम कर देता है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाती है, मतलब प्रोसेस स्लो हो गई। तो प्रोसेस तो स्लो हो गई, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रोसेस फास्ट कैसे करी उन्होंने बिना टेम्परेचर बढ़ाए। तो लास्ट दो इफेक्ट्स पढ़ने हमको पढ़ने, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एंड इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ लिया, इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ लिया, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज पढ़ लिया। नाउ देखते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अब देखो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, अभी हम क्या बात कर रहे थे? हम हेबर्स प्रोसेस की बात कर रहे थे, उसी से रिलेट करते हैं इसको। तो N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस, ठीक है? क्या बोला था मैंने कि टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे रिएक्शन फेवरेबल होती है। लो टेम्परेचर पे रिएक्शन क्यों फेवरेबल होती है? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्शन फेवरेबल होती है। अब देखो, आपने काइनेटिक्स में पढ़ा होगा कि जब टेम्परेचर लो होता है तो रिएक्शन स्लो हो जाती है, मतलब रिएक्शन तो हो रही है बट बहुत धीरे धीरे हो रही है, तो बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ड्यू टू विच उन्होंने क्या यूज करा? उन्होंने कैटलिस्ट यूज करा। उन्होंने क्या यूज करा? कैटलिस्ट यूज करा, जिससे कि रिएक्शन क्या हो जाए? रिएक्शन फास्ट हो जाए, ठीक है? रिएक्शन क्या हो जाए? फास्ट हो जाए। कौन सा कैटलिस्ट यूज करा? आयरन को यूज करा, ठीक है? इसको यूज करा, Fe को यूज करा टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैटलिस्ट क्या करता है? क्या कैटलिस्ट डायरेक्शन को चेंज करता है, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है? तो नो, इट विल नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम, ठीक है? इट विल ओनली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? रिएक्शन को की रेट इंक्रीज करेगा, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की इक्वली इंक्रीज करेगा, ठीक है? इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा? फॉरवर्ड और बैकवर्ड की इक्वल इंक्रीज करेगा, ठीक है? वो तो इक्वल इंक्रीज करेगा तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट एक काम वो कर सकता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहे हैं, इसमें एक काम हो सकता है कि वो इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करवा दे, ठीक है? जल्दी अटेन करवा, तो क्या कर सकता है? इक्विलिब्रियम कैन अटेन अर्लियर, मतलब वो टाइम को कम कर सकता है, ठीक है? कैन अटेन अर्लियर, तो वो कम टाइम में ही इक्विलिब्रियम को अटेन करवा दे, बट कॉन्सेंट्रेशन को चेंज नहीं करेगा, ठीक है? वो उसी कॉन्सेंट्रेशन पे, उसी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की उसी कॉन्सेंट्रेशन पे और प्रोडक्ट की उसी कॉन्सेंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम अटेन होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? इट विल नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, इट विल नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम कैटलिस्ट डाल रहे हैं तो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता है, बट इट विल नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो हम क्या बोल सकते हैं? नो इफेक्ट, ठीक है? नो इफेक्ट। सो हम ये आपको समझ आएगा कि जो हेबर्स प्रोसेस में हम कैटलिस्ट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हेबर्स प्रोसेस जो होता है वो लो टेम्परेचर फेवर्ड होती है। अब लो टेम्परेचर पे रिएक्शन स्लो होती है, तो रिएक्शन फास्ट करने के लिए हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। तो दैट इज द वर्क ऑफ कैटलिस्ट एंड दिस रिएक्शन, इट विल नॉट affect the equilibrium point. Now the last is effect of inert gas. तो inert gas क्या होती है आपको पता है? inert gas मतलब जो नॉन रिएक्टिव गैस होती है। नॉन रिएक्टिव मतलब जो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी, इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन द मिक्सचर और रिएक्शन, विल नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। अगर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रही है, जैसे कोई भी रिएक्शन है A प्लस बी गिव सी, आपस कोई भी रिएक्शन है A प्लस बी गिव सी, ठीक है? वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, जैसे मैं आर्गन डाल दिया, ठीक है? आर्गन क्या है? इनर्ट है। अब इनर्ट है तो पार्टिसिपेट नहीं करेगी रिएक्शन में, रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो विल नॉट चेंज पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होगा गैस का, और मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज नहीं होगी किसी भी एक्वस सॉल्यूशन की, तो विल नॉट चेंज पार्शियल प्रेशर और मोलर कॉन्सेंट्रेशन, विल नॉट चेंज पार्शियल प्रेशर और मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ड्यू टू विच आर्गन का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है? नो इफेक्ट। तो हम क्या बोल सकते हैं? नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पॉइंट, ओके? आर्गन पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन को, तो विल नॉट चेंज द पार्शियल प्रेशर और मोलर कॉन्सेंट्रेशन,
ऑफ एनी स्पीशीज, उसकी वजह से केपी और केसी भी चेंज नहीं होगा। तो एक पॉइंट आप लिख सकते हो, केपी एंड केसी विल नॉट चेंज, क्योंकि मोडल कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी तो केपी और केसी भी चेंज नहीं होंगे। सो इसी के साथ हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम यहां पे समाप्त होता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस क्लास। ये पूरा एक केमिकल इक्विलिब्रियम आपको कवर करवाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ये केमिकल इक्विलिब्रियम में आपके 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो हम करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो जस्ट प्लीज कमेंट इट बिलो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई किसी पार्ट में तो जस्ट आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है इस वीडियो से, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर इन क्लास 11th 12th और प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड जेईई। ओके, सो मैं आपको जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।